Hello everyone, my name is Rohit Kumar and welcome back to my YouTube channel Bioswell Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पादप जगत। तो प्रीवियस जो क्लास थी, प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा वो था फंजाई पर। ओके, तो किंगडम फंजाई के लिए हमने कवर किया था और इस बार हम पादप जगत के लिए कवर करने वाले हैं। और हम आपके लिए पता है कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, जीव जगत का वर्गीकरण। ओके, और आपको एक काम और करना चाहिए कि आपको एक नोट्स तैयार ज़रूर कर लेना चाहिए, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पादप जगत। पादप जगत वे सभी जीव आते हैं, पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनकी जो सेल होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, उनका न्यूक्लियस, उनमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऐसी सेल होती है। और जिनमें क्लोरोफिल होता है। ऑफिशियल सी बात है कि जब प्लांट है तो प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये आप सभी को पता है। और क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर देता है, ये भी पता होगा। इस वजह से प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, क्लोरोफिल होता है, तो ये मेन पॉइंट हो गए इसके। ओके, तो प्लांट्स कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप कहते हैं, यानी प्लांट कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीट भक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। तो कुछ जैसे कीट भक्षी होते हैं। कीट भक्षी प्लांट क्या होते हैं? जैसे कुछ प्लांट अपना भोजन जो होते हैं वो कीटों से प्राप्त करते हैं, उनके अंदर के रस को निकाल के अपने अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कीट भक्षी होते हैं। तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। और परजीवी भी होते हैं आंशिक रूप से, पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं। जैसे बात करते हैं ब्लेडर वर्ट की। ब्लेडर वर्ट तथा वीनस फ्लाई ट्रैप, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कीट भक्षी होते हैं। मतलब कीटों को मारकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, ये बात है। और अमरवेल जो होती है वो पैरासाइट होती है। अमरवेल जो है वो पैरासाइट का उदाहरण है। यानी ये क्या काम करती है? ये सजीव, जैसे कि परजीवी हमने ऑलरेडी बता रखा है कि परजीवी क्या होते हैं और मृतजीवी क्या होते हैं। परजीवी वह होते हैं जो किसी सजीव जीवधारी पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी क्या होते हैं? वह प्लांट्स या एनिमल होते हैं जो दूसरे सड़े गले पदार्थों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो मृतजीवी होते हैं। परजीवी वह होते हैं जो सजीवों पर रहते हैं। तो अमरवेल क्या करती है? किसी सजीव प्लांट्स पर अपना जो है जीवन व्यतीत करती है या वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करती है। नेक्स्ट बात है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। एक ये पॉइंट है कि पादप जो प्लांट सेल होती है उसमें सेल वाल पाई जाती है। ओके, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। अब पूछा जा सकता है कि पादप प्लांट में जो सेल वाल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो आपका आंसर होगा सेलुलोज की बनी हुई होती है। मेन पॉइंट्स हैं ये। ओके, तो इनको जरूर नोट करिएगा। और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत वर्णन अध्याय 3 में पढ़ेंगे। तो आगे आने वाले एक तो आपके लिए प्लांट्स किंगडम पढ़ने को मिलेगा, दूसरा आपके लिए एनिमल किंगडम डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। ओके, तो इसकी टेंशन ना लें, आपको टोटल जो है डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। ओके, तो प्लांट जगत में क्या क्या आते हैं आपके लिए, ये भी आगे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा अध्याय 3 में। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मोद्भिद होती हैं। क्या होती हैं? प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है ना, उसमें दो सुस्पष्ट अवस्थाएं होती हैं। एक तो द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मोद्भिद होती है। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये सब क्या होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई के अनुसार विभिन्न होती है। युग्मनज
2n में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ठीक है, तो युग्मनज क्या होता है, में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये सारी प्रोसेस आपके लिए बताई जाएगी, सारे जो कीवर्ड आ रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं अभी, आगे आने वाली क्लासेस में ये क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, मियोसिस क्या है, युग्मनज क्या है, स्पोर्स क्या है, ये सारे अगर नहीं पता है तो आगे आने वाली क्लासेस में क्लियर हो जाएंगे। ओके, अभी धीरे धीरे बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ते हैं। ओके, ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद बनाते हैं। युग्मक युग्मोद्भिद पर बनते हैं। युग्मक कहाँ बनते हैं, युग्मोद्भिद पर बनते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है। इस प्रक्रम को सतत एकांतरण कहते हैं। सतत एकांतरण कहते हैं। आप इस जगत का विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। ओके, तो आगे सारा कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। और ये पादप जगत यहीं पर अभी फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जंतु जगत। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि जंतु जगत के लिए, पादप जगत के लिए, और जो वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेन, बायरोइड, इसको हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो पादप जगत हो गया हमारा, और ये नेक्स्ट टॉपिक है जंतु जगत। ओके, एनिमेलिया किंगडम। इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं, जो बहुकोशिक हैं। यूकैरियोटिक, जैसा कि आपके लिए बताया कि यूकैरियोटिक क्या होते हैं। ओके, जो बहुकोशिक हैं, बहुकोशिक मल्टीसेलुलर हैं, इनकी बॉडी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, बहुकोशिक कहलाते हैं। और इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो इनकी जो सेल होती है वहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ओके, तो इसका मेन पॉइंट है, ये इसको अलग करता है पादप जगत से। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से ये पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं। एक आहार नाल होती है, वहाँ पर ये अपना फूड मटेरियल को पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें ये जो फूड होता है इनका ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण स्टोर होता है। इनमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। इनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं, जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। अधिकांश जो होते हैं जंतु वो चलन करने में, मूवमेंट करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में इसमें भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रॉय का निर्माण होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। तो अध्याय 4 आपके लिए एनिमल किंगडम के लिए पढ़ने को मिलेगा, वहीं पादप किंगडम के लिए अध्याय 3 पढ़ने के लिए मिलेगा। ओके, आगे पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वायरस, वायराइड और प्रियोन, प्रोशंक जिसके लिए बोला जाता है, तथा लाइकेन के लिए। ये 4 टॉपिक हैं हमारे पास पढ़ने के लिए भी। बिटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोशंक, प्रियोन का उल्लेख नहीं किया गया है। जो विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें वायरस, वायरॉइड, प्रियोन, लाइकेन के लिए कोई जगह नहीं दी गई। इसके लिए अलग से डिस्कस किया गया है। और ये अकोशिक होते हैं, यानी ये इनमें पूर्ण एक कोशिका भी नहीं होती है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि सेल है लेकिन उसमें ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन ये पूर्ण कोशिका भी नहीं है। ओके, इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम तथा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये जो है कुछ वायरस हैं
ये आपका तंबाकू में पाया गया वायरस, तंबाकू के मोज़ेक रोम में पाया गया था, TMB वायरस जिसको बोला जाता है। और ये हमारा जीवाणु भोजी है जो बैक्टीरिया को भी खा जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस जिसको बोला जाता है। ओके, वास्तविक जीवन नहीं है, जिनका कोई वास्तविक जीवन नहीं है। ओके, वायरस ऐसी चीज़ है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिक जीव है जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। इनकी जो संरचना होती है सजीव कोशिका के बाहर एक रवे के आकार की रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेज़बान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेज़बान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? तो आपके लिए बता दें कि जो हमारा वायरस है, वायरस सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है। ना ही हम इसको निर्जीव कह सकते हैं, ना ही सजीव कह सकते हैं। ओके, तो मेन पॉइंट ये है कि जो वायरस होता है वह अगर प्रकृति में कहीं पड़ा है एनवायरनमेंट में, यानी वो सजीव जीव के संपर्क में नहीं है, अगर वो ऐसे ही पड़ा है तब तो वह क्या है, मृत है। और जैसे ही वो सजीव बॉडी में इंजेक्ट होता है वैसे ही वो सजीव हो जाता है। सजीव किसी एनिमल के पास जाता है तो वो सजीव हो जाता है। ओके, वायरस का अर्थ है विष। वायरस का क्या अर्थ होता है? विष होता है अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवानोवस्की 1892 ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिन्हें वायरस नाम दिया। तो सबसे पहले इसको किसने पाया था? डिमित्री इवानोवस्की 1892 ने। कहाँ? तंबाकू के मोज़ेक रोग में पता लगाया इसका, TMB वायरस का, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था। जो वायरस थे वो बैक्टीरिया से भी छोटे थे आकार में, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल जाते थे। जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है, जहाँ से बैक्टीरिया प्रूफ किया जाता है कि यहाँ बैक्टीरिया है कि नहीं है ये बैक्टीरिया, तो उससे भी ये निकल गए। MW बेंजरिंग 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस जब स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने ये बेंजरिक जो थे, MW बेंजरिक 1898 ने पाया कि संक्रमित जो तंबाकू है उसके पौधों का रस निकालकर अगर किसी जो स्वस्थ प्लांट है उसकी पत्तियों पे डाला गया और उस रस ने, जिसमें वायरस था, उसने उस प्लांट को भी संक्रमित कर दिया। उन्होंने तब ये माना कि ये जो वायरस है ये रोग करने में सक्षम है, संक्रमित करने में सक्षम है। इस तरल को कंटेंजियम बाइनम फ्लूइडम संक्रामक जीवित तरल कहा उन्होंने। WM स्टैनले 1935 ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं, अविकल्पी परजीवी पैरासाइट होते हैं। ओके, जो मेजबान उनकी कोशिका होती है जहाँ पर वो रहते हैं वायरस, अगर उससे बाहर निकलते हैं तब वो मर जाते हैं, यानी मृत कहलाए जाते हैं। ओके, ये है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है, जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है। प्रोटीन होता है और जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी RNA पाया जाता है या DNA हो सकता है, दो में से एक होगा, प्रोटीन, RNA या प्रोटीन या DNA। ओके, वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA अथवा DNA दोनों नहीं होते हैं, यानी RNA और DNA एक साथ नहीं पाए जाएंगे, अलग अलग होगा। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है, एक लड़ी वाला RNA होता है सभी प्लांट्स में। ओके, और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक लड़ी वाला RNA होता है और जो जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं, उनमें दोहरी लड़ी वाला RNA पाया जाएगा या DNA होगा।
दो में से एक। बैक्टीरियल वायरस अथवा बीजाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है प्राय दोहरी लड़ी का होता है। जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जो बैक्टीरिया को भी खा जाता है, ख़त्म कर देता है, ओके। तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो दोहरी लड़ी वाला होता है, ओके। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन के आवरण को क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटी कोशक यानी कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटी कांसक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। वायरस में मम्पस, चेचक, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन पीला होना तथा शिर अस्पष्टता होना अथवा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके प्रमुख लक्षण हैं, ओके। बात करते हैं वायराइड की। सन 1971 में टियोडाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। तो सबसे छोटा यानी वायरस से भी छोटा उन्होंने खोजा। किसने खोजा? 1971 में टियोडाइनर ने। तो ये मेन क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा हुआ करता था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, इससे कौन सा रोग होता? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायरडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, ओके। तो वायरडों में क्या है? आरएनए और प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, इसलिए यह वायराइड के नाम से जाने जाते हैं। वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। वायराइड के जो आरएनए होता है उसका आणविक जो भार होता है वो कम होता है। बात करते हैं प्रोन्संग प्रियोन की, ओके। इसके बाद बात करेंगे लाइकेन की और ये चैप्टर फिनिश। प्रियोन आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गईं। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन स्पंजिफोरम एन्सेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेडकाउ रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका समान प्रकार CR जैकब रोग होता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास हैं। लाइकेन क्या है? लाइकेन जो है शैवाल और कवक के मिलने से बनता है और एक सहजीवी संबंध है। यह एक सहजीवी संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास हैं। तो लाइकेन क्या है? शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है और एक सहजीवी संबंध दर्शाता है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइकोवायंट कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक फंजाई कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है। शैवाल क्या करता है? शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, ओके। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। अगर क्लासेस से आपके लिए बेनिफिट मिल रहा है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल के लिए, ओके।